बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज में। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। जनता की आवाज में उन मुद्दों पर बात करते हैं जो जुड़े हैं आपसे, आपके सरोकार के मुद्दों से। लेकिन आज हम बात करेंगे इस वक्त देश में मचे सियासी घमासान की। जी हाँ, बिल्कुल, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो सियासी घमासान मचा हुआ है, जो टकराव इस वक्त बना हुआ है, वो काफी ज्यादा अब हंगामेदार होते जा रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रधानमंत्री का नाम ही भूल जाते हैं, तो दूसरी तरफ पवन खेड़ा की गिरफ्तारी, इसको लेकर कांग्रेस का बार बार ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो कार्रवाई हो रही है, ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है। आज हम इसी पे ही बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि ये सरकार तानाशाही सरकार है, ये सरकार अपने तरीके से काम कर रही है और जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी चर्चा की। कुछ खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गौतम दास कह गए, पवन खेड़ा फंस गए। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? मोदी से हारे तो कांग्रेस गाली के सहारे। तो अब कांग्रेसी लोग पवन खेड़ा जैसे लोगों को आगे करेंगे और गाली दिलवाएंगे। मोदी को गाली कांग्रेस को पड़ेगी भारी। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। मोदी को गाली, खेड़ा की गिरफ्तारी। मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है कि इनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है और असम की पुलिस हरकत में आ रही है? ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? पीएम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं खेमचंद शर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सर आपका। चंद्रमोहन शर्मा जी मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है चंद्रमोहन शर्मा जी आपका। इसके साथ साथ मेरे साथ अवधेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और इसके साथ साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सपा की तरफ से अपना स्पोक पर्सन है, वो अपना पक्ष रखेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो बीजेपी के दबाव में काम कर रही हैं। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी जो होती है, कहीं ना कहीं कांग्रेस कह रही है कि ये जो रवैया है वो तानाशाही रवैया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? गलत आरोप हैं। कानून अपना काम कर रहा है, उन्होंने गलत भाषा का उपयोग किया, एफआईआर दर्ज हुई, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। क्या दिक्कत थी? क्यों नहीं गिरफ्तार हो गए? कोर्ट जाके आपको जमानत मिली गई और आपको पता है कि आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि आपको विद इन फ्यू आवर्स जमानत मिल जाएगी। आपको नीचे की कोर्ट नहीं जाना पड़ा, हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ा, सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने आपको जमानत दे दी। तो क्यों हंगामा किया? क्यों आपने एयरपोर्ट पे लोगों को होस्टेज बना के रखा? क्यों जो दूसरे यात्री हैं उनको परेशान किया? क्यों आपने सिस्टम को तोड़ा? क्यों हुआ हल्ला किया? सीधा सीधा आप गिरफ्तारी दे सकते थे और गिरफ्तारी दे के आप कानून को फेस करते। दिक्कत क्या है? हमारे यहाँ पे सिस्टम है, लेकिन कांग्रेस सीना चोरी भी करती है, पहले चोरी भी करती है, गाली भी देती है और उसके बाद फिर गुस्सा भी दिखाती है। ये बिल्कुल गलत है। आपने आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जो पूज्य पिताजी हैं, जो नॉन पॉलिटिकल फिगर हैं और स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके खिलाफ आपने जो अभद्र भाषा का उपयोग किया और उसके बाद माखौल उड़ाया, और ये गलती से नहीं हुआ। गलती से होता तो आदमी रिपीट नहीं करता। आपने उसका ट्रेंड चलाया, आपके बड़े बड़े नेताओं ने उस शब्द को लेके ट्वीट किए। ये अपने आप में दिखाता है आप इंटेंशनली आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का अपमान करना चाह रहे थे, क्योंकि आपको डाइजेस्ट नहीं होता। एक गरीब का बच्चा आज प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है और अच्छे से काम कर रहा है, पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। वो जो आपको ईर्ष्या है, जो आपको द्वेष है, वो द्वेष और ईर्ष्या की वजह से आप लगातार उनका अपमान करते हैं। द्वेष और ईर्ष्या की कार्रवाई नहीं है। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस की तरफ से अगर मैं मानूं, पवन खेड़ा ने कल जो स्टेटमेंट दिया है, पवन खेड़ा साहब क्या प्रधानमंत्री का नाम भूल गए? ठीक है, अगर वो स्लिप ऑफ टंग है तो उससे पहले सलमान खुर्शीद का बयान भी है, इससे पहले कई कांग्रेसी नेताओं का बयान है। बीजेपी का ये कहना है कि आखिर प्रधानमंत्री पर यह कार्रवाई क्यों हो रही है?
देखिए, मैं पहले अपने मित्र की बात को जोड़ता हूँ कि स्पीक ऑफ टंग है, ये बिल्कुल स्पीक ऑफ टंग है, लेकिन अपने छोटे बड़ों से निर्णय लेते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो जो देश के प्रधानमंत्री थे उनका मक्खन उड़ा देते थे, वो क्या था, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। पर यही है अखबारों में कि मनमोहन सिंह जी ने हिमाचल में जाकर के मौन तोड़ा। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री थे यूपीए सरकार के, मनमोहन सिंह जी, उनका मजाक उड़ा देते थे, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री थे और मुख्यमंत्री थे वो। परिपाटी किसने साबित करी? बिल्कुल, अगर स्पीक ऑफ टंग है, अगर पुरानी भी स्पीक ऑफ टंग थी, तो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। आप कार्रवाई कर रहे हैं ना, करनी चाहिए। कार्रवाई तो तब भी करनी चाहिए थी जब रात को 11 बजे बैगों के साथ मोहिल चौकसी और विनय माल्या चला गया एयरपोर्ट के ऊपर, चुपचाप भग गया मिलकर। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं जांच रोका गया? एक जांच तब रोका जाता जब विपक्ष का नेता कुछ कह देता है, पूरी फोर्स के साथ पूरा एयरपोर्ट घेर लिया जाता है और उसको नीचे उतार लिया जाता है। तब मौन बैठी थी पुलिस, तब सरकार मौन बैठी थी। जब एक सवाल सर मेरा आपसे है। एक वीडियो दरअसल वायरल हो रहा है और वीडियो में रणदीप सुरजेवाला जो हैं और इसके साथ साथ कांग्रेसी जो कुछ नेता हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री तेरी कब्र खुदेगी। ये कितना सही है सर? ये कितना सही है? देखिए, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री के लिए कोई भी शब्द बोलना जाना वो बिल्कुल निंदनीय है। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोलता है, आज परिपाटी साबित करे इस जनता के सामने सरकार, और एक नियम निकाल दे कि चाहे वो सरकार का व्यक्ति हो, चाहे विपक्ष का हो या किसी का भी हो, अगर ऐसा कोई बोला जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और अगर स्पीक ऑफ टंग के ऊपर कांग्रेस में कार्रवाई होती है तो बीजेपी की सारी स्पीक ऑफ टंग निकाली जाए और उस पर कार्रवाई हो। मैं सहमत हूं, मैं सदन में भी इस बात को उठाने को तैयार हूं। ये स्लिप ऑफ टंग है ही नहीं, ये इंटेंशनली बोला गया। अगर स्लिप ऑफ टंग होती तो वहां पे नारे नहीं लगते कि मोदी तेरी खबर खुदेगी, मोदी तेरी खबर खुदेगी। और वो कोई आम कार्यकर्ता नहीं थे, वो कार्यकर्ता हैं जो इनके महा अधिवेशन के डेलीगेट हैं, मतलब वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेता इस तरीके का बयानबाजी करते हैं, इस तरीके की वो नारेबाजी करते हैं, ये बहुत ही दुखद है। और इसके बाद में बताऊं, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि जैसे ही अडानी का मामला आता है बीजेपी चुप हो जाती है। सीधे तरह से बीजेपी ये कह रही है कि आप कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बीजेपी लापेटा करती है। अरे कहाँ चुप हो गई? संसद में चर्चा हुई है, डेली टीवी पे चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। हमें जो बोलना था हमने बोल दिया। क्या हम उस विषय को लेके बैठे रहें? नहीं, ये सरकार का काम नहीं है। अगर आप अनर्गल बातें करोगे, आप अभद्र टिप्पणी करोगे, और वो भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री के पिताजी के खिलाफ, तो लोगों की जो भावनाएं वो तो हट होंगी और लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे और आप पे कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन आपके पास बड़े बड़े वकील भी हैं, सिस्टम भी हैं, फिर डरने की क्या जरूरत थी? आपको अपने यात्रियों को होस्टेज बनाने की क्या जरूरत थी? एयरपोर्ट पे पहली बार इस तरीके का जो ड्रामा हुआ है, वो ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? इतनी कमजोर सरकार है ये। 2 बार के प्रचंड बहुमत के ऊपर भी बड़े बड़े वकील हैं, फिर कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। अरे सरकार देश की जनता ने आपको दिया है, सिस्टम आपको सुधारने को दिया है। जर्सी गांव आप कहते हैं, विधवा को आप कहते हैं, करोड़ों की गर्लफ्रेंड आप कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री रेनकोट कह के पूर्व प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हैं और आप कानून से डरते हैं। अरे हम आपसे कह रहे हैं कि आप कानून बनाइए, बोलिए, बिल्कुल जो अभद्र भाषा इस्तेमाल करे उसके ऊपर जोड़िए। क्यों डरते हैं आप? मैडम जी, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार नहीं पचा पा रही। ये लोकतंत्र देश है, यहाँ जनता का फैसला है, मोदी का कोई इसमें नहीं है। कांग्रेस अगर अच्छा काम करेगा, अटल जी का आपने देखा 6 साल सरकार रही, इनने एक भी दिन संसद ढंग से नहीं चलने दी। तो कांग्रेसियों ने ये समझ रखा, कांग्रेस हार नहीं बचा पा रही है जी। कांग्रेस की जो बात है वो गलत हो रही है, दिनों दिन गलत हो रही है। मैडम ऐसा है, कांग्रेस कहती है ना मोदी जी कबर खुदेगी, कांग्रेस ने अपनी कबर खोद ली पूरी तरह। कांग्रेस ने अपनी कबर खोद दी है, ये कहना है। क्या कहेंगे आप लोग? कांग्रेस ने अपनी कबर खोद दी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके की जो बयानबाजी, कांग्रेस पार्टी को मैं भारत मुक्त करूंगा। हाँ, कांग्रेस को हटा देंगे यहाँ से, इंडिया से। कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं है ये, तो कांग्रेस मुक्त क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस मुक्त यात्रा चल रही है, कांग्रेस अपनी कबर खोद रही है, इस तरीके की बयानबाजी। देखिए, जब इमोशनल कार्ड के और इमोशनल मुद्दे लोगों के दिलों तक पहुंच जाएं और उसके ऊपर भावुकता के कारण लोग इसी तरह के बयान दें, तो ये जनता है, सर्वोपरि है, जो वो डिसीजन देगी वो होगा।
लेकिन आज जनता को क्या उसके हक मिला? क्या जो हक के ऊपर 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या किसी लोगों को वो मिला? क्या रोजगार मिला? क्या बेरोजगारी दूर हुई? क्या महंगाई दूर हुई? क्या अर्थव्यवस्था कोई भगोड़े पैसे लेके चले गए, वो वापस नहीं आया? LIC का और SBI का पैसा लेके अभी अडानी ने यूज कर लिया, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन मुद्दे जब धर्म, मजहब और इमोशनल कार्ड पे खेले जाएंगे तो जनता भोली भाली है, वो इस तरह के देगी। जनमानस है, जो डिसीजन देगा वो माना जाएगा। कहा जा रहा है और साथ ही जो मेरे गेस्ट है वो ये कह रही हैं कि अगर आप शब्दों की मर्यादा कह रही हैं तो ये दोनों ही दलों को बना के रखनी पड़ेगी सर। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पर ये लागू होता है। सबको बना के रखनी चाहिए। हमने कब कहा कि कांग्रेस का XYZ लीडर मर जाए या उसकी कब्र खुदे? कब कहा? किस लीडर ने कहा? कभी नहीं कहा। इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं और फिर कहते हैं कि ये भावना है। अरे क्या भावना है? ये तो उग्रवादियों वाली भावना है, जो लोगों को मारना चाहते हैं, मार के अपनी बात को थोपना चाहते हैं। वही काम कांग्रेस कर रही है। वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बाई हुक एंड बाई क्रुक खत्म करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं। सत्ता का विश्वास, अगर लोगों का विश्वास सत्ता के प्रति ज्यादा आ जाए तो मुसोनी की तिन मोसोनी बैंसरी बजाता रह जाएगा, लोगों की जेब से पैसा निकल जाएगा, महंगाई का बोझ पड़ता रहेगा और बैंसा बजाता रह जाएगा। चलिए अवधेश कुमार जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी, जब बात होती है शब्दों की मर्यादा की, आप एक के बाद एक कांग्रेस के कई नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं, आपको लगता है वो सही है? और अगर शब्दों की मर्यादा की बीजेपी बात करती है तो दोनों ही दलों पर इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये जनरलाइज करने से, सामान्यकरण करने से जो अभी तात्कालिक घटना हुई है उसका निहितार्थ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जो पवन खेरा जी ने जो कुछ भी बोला है वो बहुत सोच समझ के, उनके चेहरे के जो मुस्कान है वो दिखाई पड़ती है। उसमें जो दुखद स्थिति ये है कि वो पिता का नाम लेने के पहले गौतम अडानी का नाम लेने की कोशिश कर रहे थे। फिर पूछे, यही तो बात है। पुलिस कार्रवाई के पक्ष में न कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विचार की लड़ाई मैं मानता हूं हमेशा विचार से होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसका घेराव करो, उसका विरोध करो, उसके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। लेकिन ये जो नीति है कांग्रेस के अंदर, आप सोचिए ना, इतने बड़े पद पर रहा हुआ आदमी, उसके अंदर नरेंद्र मोदी को लेकर कितनी घृणा भरी हुई है, कितना नफरत भरा हुआ है, वो निकल रहा है। लेकिन ये नफरत जो है, इससे राजनीति का वातावरण केवल विषाक्त नहीं हो रहा है, स्वयं कांग्रेस आत्महत्या की ओर बढ़ रही है। जब भी कोई चुनाव आता है उसके पहले इस समय कांग्रेस का जो सेंट्रल लीडरशिप है उसमें से कोई ना कोई ऐसे बयान देता है जो भाजपा के पक्ष में जाती है। अब ये जो इस समय का बयान है, ये इस कांग्रेस के लिए नुकसान, इस समय से लेकर के कर्नाटक चुनाव से लेकर के मध्य प्रदेश के चुनाव और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव तक इसको बीजेपी ले जाएगी कि देखो, गौतम अडानी से लेकर बाप का नाम। जहां तक चंद्रमोहन जी कह रहे थे, चंद्रमोहन जी बहुत बैलेंस बोलते हैं कांग्रेस में। मैंने कभी नरेंद्र मोदी को मनमोहन सिंह के पिता का, सोनिया गांधी के पिता का नाम लेते हुए उस ढंग से अपमानित करते हुए नहीं सुना है अपने जीवन में। पहली बात। दूसरी बात है कि जिन बयानों की यहाँ चर्चा हो रही है वो उस समय है जब वो मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद के जो बयान हैं उसमें किसी नेता को इस ढंग से अपमानित करने के लहजे में, देखिए, शरद पवार ने एक स्टेटमेंट दिया। शरद पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी सीनियर नेताओं का इतना सम्मान करते हैं कि हम लोगों के मुंह से कुछ निकलता नहीं है। देवेगौड़ा जी कहे कि जब मैं जाता हूं वहां तो प्रधानमंत्री बाहर आते हैं, मेरा दरवाजा खोलते हैं, मुझे उतारते हैं, मुझे अंदर ले जाते हैं, जब मैं आता हूं तो मुझे छोड़ने आते हैं। तो इसीलिए जनरलाइज करना, चंद्रमोहन जी एक क्रांतिकारी नेता हैं अपने पार्टी में, ये जो मेरे भी मित्र तरह के हैं पवन खेरा जी, ये तो देखे कि जरा किसी के बाप का आप नाम ले रहे हो, आप किसी के दादा का नाम ले रहे हो, कैसा वातावरण आप बना रहे हो देश में। और ये बयान ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंटेंशनली दिया गया था, क्योंकि जो हाव भाव थे चेहरे पे वो अलग ही बयान कर रहे थे। आप बताइए, कांग्रेस लगातार जैसे ही चुनाव होते हैं कांग्रेस कुछ न कुछ ऐसे बयान दे जाती है जो कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़े कर देते हैं। प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी कितनी सही? मैडम, बात क्या है, जनता लोग चाहता है जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन राहुल गांधी की जो पार्टी में दिग्विजय सिंह है, कन्हैया कुमार है, पूनम पंडित है, ये अभी नया पवन खेरा भी एक आ गया लाइन में, यही नहीं चाह रहा, ये सोचता राहुल गांधी के बोरा बिस्तर बांध के इटली भेजना चाह रहे हैं। जनता चाह रहे बने, ये खुद कांग्रेस वाले अपनी जबान सेट करके बोले। इनकी हमेशा ऐसी भाषा रहती कांग्रेस की, मतलब भारत तोड़ने वाली। अब भारत जोड़ने की बात कर रहे थे, भारत तोड़ने वाली बातें करते हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से जब इस तरीके के बयान आते हैं, देखिए जनता अरे बोलने दे यार, शब्दों की मर्यादा नहीं, इस तरीके की भाषा का ये दुर्भाग्य है देश का कि जहां युवा काम की तरफ बात करता था, आज वो मुद्दों से हटकर बात करता है।
ये दुर्भाग्य है इस देश का कि उसकी मर्यादा और उसकी आवाज जो उसको संस्कार में मिली थी वो भटक गई है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के मित्र भावना की बात कर रहे थे। इसको भावना कहते हैं जब लोगों के आप आइडल को, उनके हीरो को आप मारने की बात करोगे, कबर खोदने की बात करोगे तो उनको गुस्सा आएगा। लेकिन बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से बार बार लग रहा है। बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही होती तो जो व्यक्ति या जो नेता ये कह रहे हैं कि मोदी तेरी कबर खोदेगी, उनको उठा लेते, उनको जेल में डाल देते। आपने इंदिरा गांधी को नहीं देखा, लाखों लोगों को उन्होंने जेल में डाला। हम ऐसे नहीं हैं, हम सबकी सुनते हैं। मोदी जी डेली लाखों गालियां सुनते हैं, लाखों गालियां। कांग्रेस का और भाजपा का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है और देश की इज्जत सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार को रखनी जरूरी है। अगर बात हम करें दो पॉलिटिकल दल की बात, अगर हम समाजवादी पार्टी की भी करें, रामचरितमानस को लेकर आप इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता थे ना आप, ये बताएं क्यों आखिर इस तरीके के ग्रंथों के साथ क्यों आखिर इस तरीके की बयानबाजी? उस विषय पे पार्टी की राय साफ आ चुकी है। पार्टी, आपको बताना चाहता हूँ, जातीय जनगणना के मुद्दे पर आगे बढ़ चुकी है। जातीय जनगणना करा के रहेंगे हम लोग। जातीय जनगणना को लेकर कहा जा रही है तो भाई आपका मास्टर, जातीय जनगणना करा के रहेंगे। जातीय जनगणना उत्तर प्रदेश के पिछड़ों का कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सवाल ये उठ रहे थे। अखिलेश यादव कहते हैं ये हमारा बयान नहीं है, ये बयान उनका व्यक्तिगत है, पार्टी इसको खुद से दूर रखती है। बिल्कुल निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, पार्टी ने जो स्टैंड लिया, जातीय जनगणना हम लोग करा के रहेंगे और उस पर हम लोग ब्लॉक स्तर पर लोगों पर जन जागरण करने का उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। सर मैडम जी, पहली बात तो 100% ये सही बताता हूँ कि अगर ये समाजवादी हो तो इनका सपोर्ट कभी कभार हम भी कर दें, आप भी कर दें। ये तो मुलायम के बाद अखिलेश पार्टी है, ये तो झूठ बोलना यादव पार्टियों का। इनने ही हिंदू मुस्लिम फैलाया पूरे देश में। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आईबी, सीबीआई और ईडी पर इन नेताओं को, राजनीतिक विश्लेषकों को भरोसा नहीं है और हिंडनबर्ग और न्यूयॉर्क टाइम पे इन लोगों को बहुत भरोसा है। आईबी, सीबीआई और ईडी पे आए दिन ये लोग सवाल उठाते हैं। देखिए, ये जनता है, सब जानती है और ये जनता है, सब बहकती भी है। ऐसे नौजवान व्यक्ति जो बात करते हैं, वो जिस मुद्दों का बात करते हैं, वो मुद्दे की बात का जवाब नहीं ले पाते। वो जवाब किसके लिए कहते हैं? कांग्रेस की संरचना किस बात की है? अगर भाजपा का कोई मुकाबला हिंदुस्तान में कर सकती है तो कांग्रेस कर सकती है। पवन खेड़ा का जो स्टेटमेंट आता है सर, उनके हाव भाव साफ थे, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं लग रहा था सर। देखिए, पवन खेड़ा जी का स्टेटमेंट स्पीक ऑफ टंग था, ये उन्होंने बोला है और अगर जो शब्द इस्तेमाल हुए उस पे हम एक निंदनीय है, लेकिन उसके लिए उन्होंने इस चीज को बोला। लेकिन परिपाटी कहाँ साबित होती है? परिपाटी वहां साबित होनी चाहिए जब देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े हैं और 145 करोड़ जनमानस के अंदर प्रधानमंत्री जी छाती ठोक के कहते हैं कि मेरे साथ इन लोगों का सहयोग है, तो फिर प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर नेहरू और गांधी के विवाद पर राहुल गांधी के परिवार को गलत बोले तो कैसी परिपाटी किसने लगाए? भैया ये बताओ, अगर स्लिप ऑफ टंग था तो कब्र में डालने वाले, नारे लगाने वाले कौन थे? क्या वो कांग्रेसी नहीं है? उन पे कार्रवाई कब करोगे? उनको कब बाहर निकालोगे? ये साफ साफ दिखाता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्देश पे ये सब कुछ हो रहा है। वो देश को तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ भी ऐसी बयानबाजी होती है या कोई भी ऐसे मुद्दे को उठाया जाता है, खासतौर से अगर ये युवा महंगाई की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, तो बीजेपी उसको डाइवर्ट कर देती है। अरे बिल्कुल नहीं, हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। हम युवाओं के लिए AI और 5G इनेबल लैब बना रहे हैं ताकि लाखों की संख्या में जॉब बन सके। आज हम जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उस पर काम कर रहे हैं। आज हमारे, आप देखेंगे हर सेक्टर में हम तेजी से हर साल थे, वो कहाँ गए सब? हमने 2 करोड़ नहीं, हमने कई करोड़ जॉब दिए। हमने मुद्रा के अंतर्गत हमने करोड़ों में लोन दिए, लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाया, स्टैंड अप में हमने खड़ा किया। हम रीस्किलिंग कर रहे हैं, अप स्किलिंग कर रहे हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, ये जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, खुशफहमी में नहा रहे हैं कि ये अब मेरी अपोजिशन पार्टी है, ये रिप्लेस कर देंगे। इन्हें जरा जमीन के धरातल के ऊपर आकर के काम करना होगा। एयर कंडीशनड लीडरों से कुछ नहीं होने का। 2019 में जो है सारे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने बहुत इनके पास अप्रोच की थी कि आप जो सबके साथ मिलकर करिए, चुनाव लड़िए, लेकिन ये अपने उसमें थे कि हम तो जो है अकेले जीत लेंगे। अभी भी मैं बोलता हूँ कि ज्यादा खुशफहमी में ना रहे और बीजेपी को भी बोलता हूँ मैं
है कि खुशफहमी में ना रहे। अभी जो देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो माहौल बनना शुरू हो चुका है, तो वो भयभीत जनता पार्टी हो गई है। ये भारतीय जनता पार्टी भयभीत जनता पार्टी हो गई है, इसीलिए पोलराइजेशन कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर वो बोलते खालिस्तान राष्ट्र बनाएंगे, फिर वो झारखंड वाले आ जाते हैं। आप पूरे देश को क्योस क्रिएट कर रहे हैं, पूरे देश को डिबेट कर रहे हैं। आपका ये कर्तव्य है कि देश के अंदर सौहार्दता का माहौल आप क्रिएट करें, जो आप नहीं कर रहे हैं। अब बीजेपी का ये है, और हमारे प्रधानमंत्री बड़ा अफसोस की बात है, प्रधानमंत्री मुझे आगे बना दीजिए। ये जिम्मेदारी किसकी है कि देश के अंदर शांतिपूर्ण माहौल बना रहा है? मैं आऊंगी सर आपके पास। देश के अंदर शांतिपूर्ण माहौल बना रहा है, सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहा है, ये तो काम दोनों ही पॉलिटिकल दल का है। अगर दोनों ये कह रहे हैं कि मुकाबला तो सीधे तौर पे हमारे बीच में नहीं, जिम्मेवारी है, लेकिन जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस में समस्या यह है कि पवन खेरा जी ने बोला, उनको मान लीजिए उन्होंने माफी मांग ली, तो कांग्रेस का एक स्टेटमेंट तो आना चाहिए कि आज से इस अध्याय को बंद किया जाए, हम दोनों में से कोई ऐसा नहीं बोलेंगे। कांग्रेस उसकी जगह मोदी तेरी कबर खुदेगी नारे बड़े नेता लगा रहे हैं, तो ये अंत होना नहीं है। क्योंकि इसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी को लेकर इस देश में दुर्भाग्य से एक सामान्य नेता के विरोध का भाव नहीं रहा है, एक अजीब किस्म का नफरत और डिस्गस्टिंग भाव रहा है। तो वो एक गद्दी पर, वो सत्ता में है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, आपकी घट रही है, तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो जो अंदर का भाव है, वो घृणा और नफरत, वो निकल जाता है। तो जब तक इससे बाहर नहीं आएंगे, इस माहौल का अंत नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो वातावरण है 2024 तक और आगे बढ़ेगा। कोई न कोई स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं, आने वाले समय में विपक्ष की ओर से हो सकता है रायपुर से ही कोई स्टेटमेंट आ जाए और फिर उस पर देश में बहस शुरू हो जाए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जिससे कह रही है कि हम तो महाधिवेशन कर रही हैं, लेकिन उस महाधिवेशन में कांग्रेस के लिए नुकसान ना हो जाए। भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद कर दिया मैडम। उत्तराखंड में पूरे देश में हुआ है, पूरे देश में कंगला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को खत्म कर दिया, सबसे बेरोजगार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करना, चश्मा इसको महंगा दिख रहा है, 100 रुपए का चश्मा इसको महंगा दिख रहा है, सबसे महंगा दिख रहा है आज के जाना। अरे ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी है, उत्तराखंड को आज मोदी जी ने राशन के नाम पर 300 का सिलेंडर लेते थे, 400 के सिलेंडर लेते थे। चलिए, अब मुझे शो खत्म करने होंगे। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? मैम, आज मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज देश में ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। इन नेताओं ने अगर खतरे में डाल दिया है, तो हमारे देश की महंगाई को, हमारे रोजगार को, बढ़ती महंगाई के सामने ये नतमस्तक हो गए। ये बातें घुमाना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार चाहते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं। मेरा टॉपिक यही था सर, जो ओछी टिप्पणियां हो रही है वो कितना सही है, ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पवन खेड़ा जैसे लोगों को ऐसे स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ रही? क्या नरेंद्र मोदी से ये लड़ नहीं पा रहे हैं इसलिए? सवाल ये आया है कि पवन खेड़ा जैसे नेताओं को, सुनिए, शांत हो जाइए, पवन खेड़ा जैसे नेताओं को ऐसे स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है? जनता पूछ रही है, ऐसे स्टेटमेंट पवन खेड़ा जैसे लोगों को देने की क्या जरूरत है? मैं कोई भी स्टेटमेंट जानबूझ के नहीं दिया जाता, कभी स्पीक ऑफ टंग होती है या कोई भावना के अंदर कहा जाता है। आज आप लोगों को भी इस बात समझना पड़ेगा कि जब आपसे विपक्ष आपके लिए लड़ता है, विपक्ष उन बातों को कहना चाहता है जो कहना आपके लिए उठाए जाते हैं मुद्दे। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष क्यों होता है? विपक्ष उस मुद्दों को उठाए जो जनता की आवाज है, लेकिन जनता उस आवाज को गलत समझ के गलत तरह की लेके जाएगी तो प्रश्न आपके पास आएंगे, मुद्दों की बात आपकी नहीं होगी। देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कहने पे प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है मुद्दों को दबाया जा रहा है। अरे मुद्दे तो आप दबा रहे हैं, आप अनर्गल बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की लूट सामने आ रही है, कांग्रेस की नाकामी सामने आ रही है। कांग्रेस ने अभी तक कुछ नहीं किया देश के लिए, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरकराने का काम करते हैं। मैडम, ये हमारे देश की विडंबना है, बल्कि मैं बोलूंगा त्रासदी है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो इन लोगों को देश नकार चुका है, बस वो रेजिडुअल इफेक्ट है वो आ रहा है। बाकी अभी नई पॉलिटिक्स और नई राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और इस देश में नीतीश कुमार जी को मैं अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने जिस तरह से स्टार्ट किया है। और मेरा अपना मानना है कि 2024 में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश
जी तो खुला ऑफर कांग्रेस को ही देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ देश में आज मोदी जी की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई, क्योंकि लोगों को हिसाब देना है। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। मैं वेस्टर्न यूपी से आता हूँ, वेस्टर्न यूपी में अभी तक गन्ना किसान का मूल्य निर्धारित नहीं करा। करेंगे सर, विपक्ष एकजुट होगा तभी तो हो पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ देश का नेतृत्व कौन करेगा, ये देश तय करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ चौधरी चरण सिंह जी, चंद्रशेखर जी अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद थे, लेकिन जब देश ने तय कर दिया प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। आप देवेगौड़ा साहब, गुजराल साहब, ये प्रधानमंत्री बने। जब ये देश तय करता है तो तब बनते हैं। विपक्ष में ही तो विपक्ष है, विपक्ष एकजुट होगा तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है सर, मुझे इनने मेरे पे पर्सनल कमेंट करी है। सुन लो मैडम, देखिए इन लोगों का काम क्या है। देखिए पूरे भारत में की बात ये है, पूरे पब्लिक की बात ये है कि किसी भी आप वो सज्जन कह रहे थे, तो विपक्ष है। एक मिनट भाई, वो सज्जन कह रहे थे कि भाई गाली थोड़ी आप मुद्दे की बात करो ना, नौकरी की बात करो, महंगाई की बात करो, विपक्ष है वो अपना क्वेश्चन उठाओ। लेकिन उनके पिताजी के लिए आप कुछ गलत बोलो, किसी के भी पिताजी के लिए गलत बोलो। अब ये जो खड़े जेंटलमैन, इनका क्या है, ये रोज भागे यही बोलते हैं मोदी 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 मोदी। अरे काम की बात करो ना। ठीक है, बिल्कुल। एक तरफ देखिए कांग्रेस कह रही है कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है और जो बयानबाजी हो रही है वो इंटेंशनली नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी साफ तौर से ये कह रही है कि अगर इस तरीके के निजी टिप्पणियां होंगी, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो इसको सहा नहीं जाएगा, इसको बख्शा नहीं जाएगा और जो कार्रवाई है वो जरूर होगी। लगातार देखिए इस वक्त सियासी घमासान दोनों ही राजनीतिक दलों में मचा हुआ है, लेकिन जनता भी है जो सब जानती है। और इसलिए हम कह रहे हैं जनता की आवाज है कि अगर देश में सुधार नहीं होगा तो यही जनता उल्टी गिनती भी गिनाना चाहती है और यही जनता शीर्ष में भी चढ़ाना चाहती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।